आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। दी देखो, सालगिरह मुबारक। देखे, वाह मेरा पसंदीदा कलर। हमेशा शॉपिंग। जानता हूँ माँ, पर खर्च करने की यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। जानता हूँ पा, सेव करो, सही जगह इन्वेस्ट करो, रकम पर सूद मिलेगा जिसे फिर से इन्वेस्ट करने पर सूद मिलता रहेगा। मुझे मालूम है। आरबीआई कहता है, करो नई शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। आदाब नाज़रीन, सुकास्ट मैगजीन का एक और दिलचस्प शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन महाजन। ज़रई शोबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाने का अमल ज़रई यूनिवर्सिटी ने बहुत पहले शुरू किया है। आम किसानों को इससे रोशनास कराने के लिए यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक टेक्नोलॉजी नुमाइश का एहतमाम किया। अनंतनाग में मुनक़िदा इस नुमाइश से मुतलिक आज के प्रोग्राम में बात होगी। आज के प्रोग्राम में इनोवेशन और ज़रई पैदावार की कमर्शलाइजेशन से मुतलिक मुनक़िदा वर्कशॉप की तफसीलात आपको बताएंगे। फूड सेफ्टी एंड हेल्थ कॉन्क्लेव में सुकास्ट कश्मीर का क्या रोल रहा, इस पर बात करेंगे। किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और किस तरह से निपटा जाता है, इस हवाले से आपको जानकारी देंगे। और भी कई सारी दिलचस्प जानकारियां आपके लिए प्रोग्राम में मौजूद है, लेकिन आगाज में बात करेंगे टेक्नोलॉजी की नुमाइश और किसानों के साथ माहिरीन के तबादला ख्याल की। पेश है इस हवाले से मैगजीन की ये रिपोर्ट। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने हाल ही में अनंतनाग के सल्लर इलाके में एक टेक्नोलॉजी नुमाइश और किसानों के साथ माहिरीन की बातचीत का प्रोग्राम मुनक्किद किया। प्रोग्राम का मकसद जिद्दतकारी, टेक्नोलॉजी को सही मानों में बरोईकार लाने और किसानों को बाइख्तियार बनाकर ज़रई शोबे को नई जुहद देने के यूनिवर्सिटी के जारी मिशन को उजागर करना था। HADP के इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोच के तहत मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम में किसानों, ज़रई साइंसदानों, माहिरीन और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मेंबर कानून साज असेंबली डॉक्टर सईद बशीर अहमद वीरी मेहमान खसूसी थे, जबकि अनंतनाग के DDC मेंबर निसार अहमद और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई भी प्रोग्राम में जी वक़ार मेहमान की हैसियत से मौजूद थे। डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नाइक ने प्रोग्राम के आगाज में खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। डॉक्टर सईद बशीर वीरी ने अपनी तकरीर में जानकारी और बेदारी पैदा करने और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। यूनिवर्सिटी की काविशों को सराहते हुए उन्होंने तहकीकारों और काश्तकारी बिरादरी के दरमियान मुसलसल ताउन की अहमियत को उजागर किया। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर लोड बरुन और यम नई नई स्कीम वनकस ब्रोह तिहुंद पूरे पे इस्तेमाल कर पन्न नौजवान पोद सह अत लागे। डॉक्टर साहब वनान कि अमेरिका पे कैनेडा पे आए लुक योर तोय और तिमो को ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर तिमो शुरू। 105 स्कीम्स है HADP में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर कर रही है। आपसे गुजारिश करूंगा इंटरेक्शन रखिए आप। मैं वहीं तो मेनिस इलाकस मज करतो मे सत रलित करतो नौजवान करतो तो गाइड कम स्कीम हेको कर, ताकि हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप में उनको सॉफ्ट लोन भी दे देंगे, फाइनेंस भी करेंगे, ताकि हम यहाँ पे इस पे काम करें। बह कर गुजारिश कि नो साइंटिफिक मेथड्स खास कर ये नौजवान पोत तिमन अत
दिल लगाओ और मॉडर्न तरीके पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करनी, हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़ करनी, शीप ब्रीडिंग, पोल्ट्री, बाकी जो भी अलाइड है, बी कीपिंग है, ये करना है, तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह यहाँ इनकलाब आएगा और हमारी बेहतरी के लिए इनकलाब आएगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने जम्मू व कश्मीर में पायदार ज़रूरी तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए तहकीक, तालीम और तौसी को मजबूत करने की खातिर स्कॉस्ट के विजन को उजागर किया। हमारी यही कोशिश होगी कि हम यहाँ के लोगों को एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज़ के नए तरीके कैसे सिखाएं उनको, और किस तरह से हम इनकी जो है ना यहाँ की आमदनी में इनका इजाफा करें, और यहाँ के लोगों को हम कैसे इस बिज़नेस में लाएं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के बिज़नेस में लाएं, ताकि वो जो सरकार के पीछे होते हैं बाद में जॉब्स के लिए, उनका डिपेंडेंस कम हो जाए। और उस तरह से यहाँ पे जो हमने फिशरीज़, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्रोडक्ट्स जो हमने यहाँ पे डेवलप करे, ये हम यहाँ के लोगों को दिखाना चाहते हैं। उसमें ट्रेन करेंगे और कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में इनके साथ मिलकर और यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिलके, या हमारे जो डीडीसी साहब है उनके साथ मिलके इस स्टेशन को हम एक वाकई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं। डीडीसी मेंबर निसार अहमद ने अपने खिताब में सलर इलाके में यूनिवर्सिटी के जरिए फिशरीज और इससे मुंसलिक शोबों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए उठाए गए इक़दामात पर रोशनी डाली। लोगों को अवेयर करना था कि हम जो हमारे ट्रेडिशनल कुछ, चाहे सेब है, भेड़ बकरियां हैं, गाय है, तो उनको हम कन्वर्ट करके कैसे हम कम खर्चे पे ज़्यादा मुनाफा कमाएं, ये उसी की एक कड़ी थी। और इसके साथ साथ यहाँ ये जो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट जिसमें अनंतनाग भी है, फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एक्वा पार्क जो बनाने का यहाँ मंसूबा है, तो उसके लिए है ये कि वहाँ उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ रुपया जो सैंक्शन किया है, तो लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करना है। मौके पर मौजूद किसानों ने यूनिवर्सिटी के इन इक़दाम को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे। यहाँ पे जो ये प्रोग्राम आज है, ये स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी ने कायम किया है, और यहाँ पे जो है इनका मेन मकसद जो है वो है कि अलग अलग जो चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इनको, और इसके साथ साथ ये लोगों को जो है बाखबर करना चाहते हैं अलग अलग स्कीम्स के तहत, और अलग अलग चीज़ें आप कैसे जो है बना सकते हैं, जिसमें जो है मेन जो इस वक्त इनका जो है वो है कि फ़िश पॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, और वो फ़िश पॉन्ड जो है यहाँ बगविनी में बनने जा रहा है, और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। जो अलग अलग जो यहाँ से मुंसलिक जो एरियाज़ है वो भी इससे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम है। लोगों को बाखबर करने का एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी ने। ये अवेयरनेस हर किसी क्वालिटी का यहाँ पे देते हैं, हर किसी चीज़ का देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसमें आधा लोग वो होते हैं जो वो अपनाते नहीं। हम लोग अपनाते हैं। मेरे पास इस वक्त 8 फिश फार्म है, 8 फिश फार्म है, यानी 8 टन में मछली पैदावार हर साल में बनाता हूँ। गवर्नमेंट से मैं सीड लेता हूँ हर साल। हमको अवेयरनेस यही मिलता है। हम पहले बनाते थे रॉयल रेनबो ट्राउट हम कल्चर करते थे। अब जब हमें इन्हीं अवेयरनेस कैंपों में पता चला डेनमार्क भी है मार्केट में, मैंने वो सीड भी लाया। इस साल हमारे पास 40 क्विंटल तकरीबन डेनमार्क है। उम्मीद की जाती है कि माही परवरी में जदीद तहकीकी काम और मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा करने के लिए ये मरकज एक अहम वसीले के तौर पर काम करेगा। प्रोग्राम के दौरान सैकड़ों किसानों में बीज, जरूरी साजो सामान और हिफाजती जाल तकसीम किए गए। माहिरीन और किसानों के दरमियान तबादुल ख्याल के सेशन के दौरान किसानों को HADP, JKCIP और ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की दीगर सरकारी स्कीमों की तफसीली जानकारी फराहम की गई और उन्हें मशवरा दिया गया कि वो इन स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करें।
हाल ही में स्कॉस्ट कश्मीर के दीही बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यानी RBIC ने इनोवेशन टू प्रोडक्ट कमर्शलाइजेशन के मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप की मेज़बानी की। नबार्ड के इश्तिराक से मुनक़िदा इस वर्कशॉप का मकसद तहकीकी नज़रियात को कारोबारी एतबार से काबिल अमल ज़रूरी शोबे में बदलना था। वर्कशॉप का इनकाद मरकजी सरकार के एटमी तवानाई महकमे में कायम प्लाज्मेटिक इनोवेशन फाउंडेशन के CEO डॉक्टर कौशिक चौधरी ने किया। वर्कशॉप की सबसे अहम बात यह है कि इसमें हिस्सा लेने वाले चंद मुंतखब इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को 17 से 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में होने वाले पीपल्स फेस्टिवल इनोवेशंस 2025 में अपनी मसनूआत की नुमाइश का मौका मिलेगा। लीजिए पेश है इस हवाले से मैगजीन की यह खास रिपोर्ट। इस अहम वर्कशॉप के दौरान लेबोरेटरी में तैयार किए जाने वाली अशिया और मार्केट एप्लीकेशन के दरमियान अहम फर्क को खत्म करने, शुरका को उनकी मसनूआत बेहतर बनाने और पैदावार बढ़ाने के लिए दरकार मालूमात और आलात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की गई। इस तकरीब में 100 से जायद तलबा, रिसर्चर्स, फैकल्टी मेंबरान और स्टार्टअप्स ने निहायत जोश खरोश के साथ शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो स्टार्टअप्स हैं इनको मार्केट हम कैसे प्रोवाइड करें और ये हायर मार्केट में कैसे जाएं। इसी रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है। तो जो अच्छा यहाँ पे जिनका अच्छा स्टार्टअप यहाँ पे होगा, अच्छी प्रोडक्ट पैकेजिंग होगा, तो उनका एक मौका दिया जाएगा इनको कि बाहर जो स्टेट है कल उनको एग्जीबिशन में वहाँ पे जाने का मौका भी मिलेगा। अपने इफ्तिताई खिताब में स्कॉस्ट के डायरेक्टर एजुकेशन प्रोफेसर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी वादी को स्टार्टअप हब में तब्दील करने के लिए 21 जदीद तरीन लैब्स और एक वसी दानिशवराना सरमाई से लैस है। We had previously only 3 pillars in this university, and the 4th pillar was added. It is the vision of our Honorable Vice Chancellor, who said incubation and innovation should be one of the pillars of this. If any sector can generate employment in future, it is only if they will introduce innovation in the sector. You simply have to come up with the idea, and probably that idea can turn out to be a very good, successful business. When we are doing the agricultural practice, some new ideas do come to the people. Then the idea is that to have a platform wherein they can bring that innovation to all the stakeholders. And I think Rural Business Incubation Center is like that, wherein they will be asking you to come over here, have the idea, and try to see that how that idea can be converted into an entrepreneurship. And I am hopeful that this Rural Incubation Center that has come up in this university, I suppose, will really help those entrepreneurs who come up with the knowledge which pertains to the rural mass. RBIC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर जमील अहमद खान ने इस मरकज को एक इदारा जाती तरीक़ेकार के तौर पर मुतारिफ कराया, जो खित्ते में ज़रूरी पेशेवर अफराद और दीही स्टार्टअप्स के लिए रहनुमाई और हुनरमंदी से लेकर टेक्नोलॉजी की मुंतकिली तक मुकम्मल जानकारी और ताउन फराहम करता है। RBIC जो है वो एक नया इनिशिएटिव है स्कॉस्ट कश्मीर में, जहाँ पर हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने सीड्स ऑफ इनोवेशन जो है वो सो किए हैं। उसमें एक है RBIC जो विद द सपोर्ट ऑफ नबार्ड है। अलॉन्ग विद दीज वर्कशॉप्स जो हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं, वी हैव एक मिशन मोड में हम काम करेंगे, जहाँ पर हम इनोवेटर्स को सपोर्ट करेंगे थ्रू फंडिंग, मेंटरशिप, IP सपोर्ट एज वेल एज इंक्यूबेशन। सो हम इनवाइट करते हैं जितने भी कश्मीर में इनोवेटर्स हैं, प्लीज़ रीच आउट टू अस एट स्कॉस्ट कश्मीर, विल बी हैप्पी टू हेल्प। नबार्ड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर कानव शर्मा ने दीही खुशहाली और रोजगार के मौके को यकीनी बनाने के लिए RBIC जैसे इदारों के साथ शराकत में मालियाती इदारों के अहम किरदार पर जोर दिया।
حال ہی میں سکاش کشمیر اور شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نے مشترکہ طور پر فوڈ سیفٹی اینڈ ہیلتھ کانکلیو 2025 کا انعقاد کیا. یہ پروگرام بنیادی طور پر ہماری روزمرہ غذا کو محفوظ بنانے، اسے محفوظ طریقوں پر تیار کرنے اور استعمال کرنے سے متعلق بیداری کا ایک اہم وسیلہ ثابت ہوا. اس کانکلیو میں معروف ماہرین، ڈاکٹروں اور سول سوسائٹی پر مشتمل افراد نے شرکت کی. کانکلیو کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے دوران جموں کشمیر میں غذائی تحفظ کو مضبوط بنانے کے لیے جامع حکمت عملیوں پر غور و خوض کیا گیا. پیش ہے اس تقریب پر مبنی سکاسٹ میگزین کی یہ رپورٹ. شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی اور سکمز کے باہمی اشتراک سے منعقدہ کنکلیو میں جہاں اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کی شرکت دیکھی گئی، وہیں معروف ڈاکٹروں، شہریوں پر مشتمل گروپس اور صحت عامہ سے وابستہ ماہرین کی ایک بڑی تعداد نے اس میں حصہ لے کر غذائی تحفظ کے حوالے سے جامع منصوبے مرتب کرنے پر غور و خوض کیا. اختتامی سیشن کے دوران مہمان خصوصی وزیر برائے زراعت، دیہی ترقی و پنچایتی راج جاوید احمد ڈار نے کہا کہ حکومت کاشتکاروں کی مدد اور خطے میں زرعی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے باغبانی کے فلیگ شپ پروگرام نافذ کر رہی ہے. فوڈ سیفٹی کے حالیہ خدشات پر غور کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ اگرچہ لوگوں میں غیر یقینی صورتحال دیکھی گئی، لیکن حکومت اور انفورسمنٹ ونگ نے فوری طور اس پر ایکشن لیتے ہوئے تندہی سے کام کیا. انہوں نے کہا کہ عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے چیکس اینڈ بیلنس کو کافی حد تک مضبوط کیا گیا. 20 ضلع ہمارے یہاں جموں کشمیر میں، 15 ضلعوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں یہ جو ہے نیچرل فارمنگ جو ہے ہم کریں، جہاں پر پیسٹیسائڈز، فرٹیلائزر بہت کم ہو، نہ ہونے کے برابر، اور ہم لوگ بیشتر جو آرگینک چیزیں ہیں لوگوں کو دیں. ہمارے پاس ایک فلیگ شپ پروگرام ہے HADB ہم کہتے ہیں، جس کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ممکن ہوں، اور گورنمنٹ آف انڈیا کی بہت ساری ہماری سینٹرل اسپانسر اسکیمز ہیں جس میں ہم آگے چل کر ہماری چیزیں جو ہے آسان ہو رہی ہے. اور یہ جو فیکلٹیز ہماری ہے چاہے اسکیمز کی، وہ ہمارا سرمایہ ہے. اسکاس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ہمارے ریسرچ سائنٹسٹ، وہ ہمارا سرمایہ، اصل سرمایہ وہی ہے. اور یہ اسٹیٹ جو ہے آپ پہ نربھر ہے، آپ انٹیلیجنٹ ہو. تو جہاں میں فیکلٹی کی بات کرتا ہوں، ہماری فیکلٹی بہت اچھا کام کر سکتی ہے، اور کن حالات میں آپ کام کریں اس کا بھی مجھے احساس ہے. چاہے ہماری یونیورسٹیز ہو، چاہے ایگریکلچر یونیورسٹیز ہو، چاہے اسکمز میڈیکل کالج ہو، چاہے جتنے بھی ہمارے یہاں پر بڑے بڑے ادارے انسٹیٹیوشنز ہیں، کن حالات میں کام کر رہے ہیں. الٹریشن جو ہے ہر جگہ ہے، یہ فوڈ میں ہی نہیں ہے. اس سیمینار کے حوالے سے سیف فوڈ ہیلدی لائفز، یہ تو ہمیں پہلے اپنی ضمیر کو اجاگر کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں چلنا ہے. ایک چھوٹا سا انیشیٹو ہے اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. آپ پالیسی مرتب کریے، آپ کی پینل ڈسکشنز میں جو ڈسکشنز ہوئے ہیں، کیونکہ آپ ایکسپرٹس ہیں، آپ سب کو جانتے ہیں، جو آپ کو بہتر لگتا ہے اور آپ لائیے، گورنمنٹ کو دے دیجیے، اور انشاءاللہ الرحمن گورنمنٹ اس چیز کو امپلیمنٹ کرے گی. مگر ساتھ ساتھ یہ سیمینار جو ہے پبلک میں جانے چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں سب کام کرنا پڑے گا، اور ایسے پروگرامز کا ہونا، بھلے ہی چھوٹے پروگرامز ہیں، پر اس کا امپیکٹ بہت زبردست ہے اور اجر بھی بہت زیادہ ہے. مہمان خصوصی ڈاکٹر شاہد چودھری، سیکریٹری سائنس اور ٹیکنالوجی نے کہا کہ حال ہی میں وضع کردہ فوڈ پالیسی کو ایک خوش آئند قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ تکنیکی طور پر مضبوط، انتظامی طور پر قابل عمل اور سیاسی طور پر معاون ہے. انہوں نے عوامی بیداری کی تشکیل میں مذہبی اسکالرز کے اہم کردار پر زور دیا اور اس بات پر زور دیا کہ خوراک کی حفاظت پر کسی بھی سطح پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے. سکمز کے ڈائریکٹر پروفیسر ایم اشرف غنائی نے اپنی تقریر کے دوران بتایا کہ خوراک کی حفاظت صحت عامہ کا ایک اہم مسئلہ ہے
جس میں انسانی صحت پر تحفظات، کیڑے مار ادویات اور جینیاتی طور پر تبدیل شدہ خوراک کے اثرات کو سمجھنے کے لیے مضبوط سائنسی جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوسائٹی میں جو آج کل لائف سٹائل ہے جس میں ہمارا فوڈ بہت سارے طریقوں سے ہمارے شریر میں ہمارے جسم میں پہنچتا ہے، اس کی سیفٹی بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھار ہمارا انفیکٹڈ فوڈ ملتا ہے، کبھی پریزرویٹو لگائے گئے ہوتے، کبھی ہائیلی پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے، کبھی پلاسٹک پیسٹیسائڈ ریزیڈیوز اس میں ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں سکاس کشمیر اور سکم سری نگر نے ایک کنکلیو کا انعقاد کیا تاکہ ہم اس پہ ڈیلیبریٹ کریں، برین سٹارمنگ کریں کہ کیسے سیف فوڈ پبلک تک پہنچایا جائے گا۔ سری نگر کے ضلع ترقیاتی کمشنر اکشے لابرو نے کہا کہ قانون کے نفاذ کو سختی سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مؤثر انتظام اور عوام کے لیے محفوظ خوراک کو یقینی بنانے کے لیے کمیونٹی کی شرکت ضروری ہے۔ اس موقع پر کئی دیگر ماہرین نے خطاب کیا اور کہا کہ صحت عامہ کے اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیمی اور صحت کی دیکھ بھال کے اداروں کو مضبوط انتظامی تعاون بہت ضروری ہے۔ تقریب کی ایک خاص بات یہ رہی کہ خوراک کی حفاظت کے لیے رہنما خطوط وضع کرنے اور ایک وائٹ پیپر کی تیاری پر ایک گہرائی سے پینل بحث کی گئی۔ پینل نے فوڈ سیفٹی کے موجودہ منظرنامے کا تنقیدی جائزہ لیا اور قابل عمل پالیسی کی سفارشات تجویز کی۔ اس مباحثے میں اہم منتظمین، مذہبی اسکالرز، کمیونٹی لیڈرز اور وکلاء شامل تھے۔ سکاسٹ کشمیر کی جانب سے گزشتہ دنوں بایو ٹیکنالوجی فار سسٹینیبل ایگریکلچر چیلنجز اینڈ اپارچونیٹیز کے عنوان سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ مانا جا رہا ہے کہ انوویٹرز کے ذریعے پائیدار زراعت کو آگے بڑھانے کی جانب یہ ورکشاپ ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ورکشاپ کے دوران کیا کیا سرگرمیاں عمل میں آئیں اور کون کون سی اہم شخصیات اس میں شامل رہی۔ پیش ہے اس حوالے سے سکاسٹ میگزین کی یہ رپورٹ۔ سکاسٹ کشمیر کے ڈویژن آف پلانٹ بایو ٹیکنالوجی نے ڈائریکٹوریٹ آف ریسرچ کے تعاون سے بایو ٹیکنالوجی فار سسٹینیبل ایگریکلچر چیلنجز اینڈ اپارچونیٹیز کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ اس ورکشاپ میں چلی، مصر اور ازبکستان سے آئے ہوئے 3 بین الاقوامی کلیدی مقررین شامل رہے۔ آغاز میں ہیڈ آف پلانٹ بایو ٹیکنالوجی پروفیسر امجد ایم حسینی نے پائیدار زرعی ترقی کے حصول میں بایو ٹیکنالوجی کے اہم کردار پر زور دیتے ہوئے ماحول دوست ٹیکنالوجیز تیار کرنے کے لیے اکیڈمی، صنعت اور پالیسی سازوں کے درمیان ہم آہنگی کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے یوتھ ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ بایو ٹیکنالوجی از دا فیوچر آف ایگریکلچر۔ بایو ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے اگر ہم لوگوں کو سسٹینیبلی ڈیولپ کرنا ہے۔ اور چونکہ یہ ورکشاپ ہے، ورکشاپ میں ہم لوگوں نے پریکٹیکل سیشنز اور تھیریٹیکل دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں وہ لیکچرز دے رہے ہیں اور جو بایو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر ان کی ہینڈس آن ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اس میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، اسپیشلی جو ہے آئسولیشن آف نیوکلک ایسڈز، بی دیٹ ڈی این اے، بی دیٹ آر این اے، پالیمریز چین ری ایکشن، اس کے یوزز کیسے ہوتا ہے، کیا کر سکتے ہیں، پالیکرمائڈ جیل الیکٹروفورسس کیسے، یہ ساری بیسک ٹیکنیکس، اور جو پلانٹ ٹیشو کلچر ہے اور ٹرانسفارمیشن ٹیکنیکس جو ہیں اور مائکروبیل انٹرونشنز، پلانٹ مائکروب انٹریکشنز، ان کو کیسے اسٹڈی کرتے ہیں یہ لیب کنڈیشنز میں ان کو سکھایا جائے گا۔ ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ریحانہ حبیب کنٹھ نے اپنے خطاب میں پائیدار زرعی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے بایو ٹیکنالوجی کی تبدیلی کی صلاحیت پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ زراعت میں پائیداری صرف سائنس، اختراعات اور عملی توسیعی طریقوں کے انضمام کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، جو ٹیکنالوجی کے تجربہ گاہ سے کسان کے کھیت تک لاتے ہیں۔
The opportunities that the biotechnology provides for us is genetically modified crops for drought tolerance or for any other climate change influence that we are having, or for the pest disease outbreak. Biotechnology can play an extremely good role in it. Then precision agriculture. Biotechnology has now way out for, they have paved a way towards precision agriculture for gene editing like CRISPR and all. Then we have microbial biotechnology, and that can be used for soil health, that can be used for nutrient management. Then we can have the use of biotechnology in biofertilizers also, for biopesticides also. So these are some of the opportunities that the biotechnology can provide for sustainable agriculture. वर्कशॉप के शुरका ने इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करने पर स्कॉस्ट की सराहना की और कहा कि ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में कई चैलेंजों से निपटने में कारगर साबित हो सकते हैं। एक तो इसमें हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहते थे एंड लोकल मासेस, तो स्टूडेंट्स के लिए हमने इसमें रखा था हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स कुछ रखी थी, सम बेसिक बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स that we are going to teach them, such as DNA extraction, PCR amplification, and tissue culture, etc., just to equip them with the modern biotech techniques that can be used in developing a climate smart agriculture. आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं मौसम के एतबार से मौजून ज़रूरी सरगर्मियों की। इस हवाले से हमारे माहिरीन हर बार हमारे किसानों और ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए ख़ुसूसी जानकारी फराहम करते हैं। तो आइए देखते हैं इस बार माहिरीन हमें क्या क्या मशवरे देते हैं। पेश है हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। इस मौसम में जो हमें इक़दामात ज़रूरी हैं, उसमें एक सबसे अहम चीज़ है कि हमें फील्ड सैनिटेशन करनी है। फील्ड सैनिटेशन उन क्रॉप्स में हम करेंगे जो कि पेरिनियल हैं, ताकि जो अगला सीज़न आए उसमें बीमारियां न फैलें। फिर दूसरी अहम चीज़ ये है कि हमें कौन सा सीड लगाना है और कौन सा सीड नहीं लगाना है। चूँकि अब की बार नवंबर में ही माइनस टेम्परेचर आ रहा है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो वीट है, ओट्स है, या अभी हमारे पास पीज, वो हम अभी लगा सकते हैं नवंबर के एंड तक। और तीसरी बात जो बहुत अहम है वो है कि हमें इरिगेट कब करना है अपने क्रॉप्स को। इस टाइम सरसों है, सरसों में हम लाइट इरिगेशन देंगे। इसी तरह हमारा सैफरॉन है, सैफरॉन में हम लाइट इरिगेशन देंगे। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि इरिगेट हमें करना है बीच दिन में, ना तो बिल्कुल सवेरे करेंगे ना बिल्कुल शाम को करेंगे, क्योंकि रात को माइनस टेम्परेचर हो जाएगा, तो जहाँ भी हमने पानी दिया होगा वो फ्रीज हो जाएगा। और अगर ज़्यादा सवेरे करेंगे तो उस टाइम पानी बहुत ठंडा होगा, जिससे हमारा जो क्रॉप है वो उसकी जो डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगी। इसलिए बीच दिन में इरिगेट करें और लाइट इरिगेशन से। जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में भी हम अभी सीड भी लगा रहे हैं, और अनियन का सीड है या कहीं पे ट्रांसप्लांटिंग करनी है, जैसे हमारा गार्लिक है, अनियन है, उनकी हम ट्रांसप्लांटिंग भी इस टाइम कर सकते हैं। जो हमारा लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक में हमें ध्यान रखना है कि फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है, तो इसलिए हमें सफाई का काफ़ी ध्यान रखना है। और जो उनकी बेडिंग होती है, चाहे वो हमारे शीप एंड गोट हो या हमारे कैटल हो, उनमें बेडिंग जो है, बेडिंग बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। जो ही वो गीली हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो उससे बीमारियां उठने का काफ़ी खतरा होता है। इसलिए वो उसका हमें काफ़ी ध्यान रखना है। ये था हमारा आज का स्कॉस्ट मैगजीन। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज भी बहुत सारी दिलचस्प जानकारी फराहम हुई होगी और आप हमारे माहिरीन के मशवरों से ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगले शुमारे में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, नई बातें होंगी, नई जानकारी होगी और नए ख्यालात पर मुबाहसे होंगे। जब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।